हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? प्रोजेक्टाइल पढ़ना रहे थे हम लोग। और कल आपको क्या बताया था कि सर एक तो T1 T2 में रिलेशन बताया था, है ना। T1 T2 का रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, यही है। ठीक है। T1 T2 वाला क्या पढ़ा था, जल्दी से देख लीजिए। टेन स्क्वायर थीटा वन। फिर H1 H2। H1 H2 वाला क्या पढ़ा था? ये टेन थीटा वन है ना, स्क्वायर नहीं। ये था टेन थीटा वन। ये क्या था? टेन स्क्वायर थीटा वन। और फिर R1 और R2 क्या आए थे बेटा? बराबर आए थे। फिर लास्ट में जाते जाते रेंज का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? 4√H1 H2। 4√H1 H2, यही चीजें पढ़ी थी ना। हाँ जी बच्चा जी, तीन चीजें कल लास्ट में जाते जाते ये पढ़ी थी। आज इन पर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, ठीक है। आज इन पर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, यही तो चीजें थी। हाँ ना बोलिए? बिल्कुल बिल्कुल। R1 R2 जो है वो 1 हो जाएगा और ये 4√H1 H2 आ जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई बच्चों, है ना। टेन थीटा और कोट थीटा जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे को, वो तो बता दिया था ना, GT²/8। हाँ बिल्कुल, यही बातें करी थी। चलिए, तो अब इस पर जल्दी जल्दी से दो क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलिए, फिर हम लोग आज एक शानदार सी चीज और पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, देखिए। ये x और ये y, एक पार्टिकल को V0 से फेंका, थीटा वन है इसका 60 डिग्री, 30 डिग्री बोल देते हैं चलिए। दूसरे को V0 से फेंका, इसका जो थीटा टू है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो दे रखा है 60 डिग्री। अच्छा ठीक है। तो आपको जो बोला गया है बच्चों, ध्यान से, ओके। कल किया था बच्चे ये प्रूफ 4H1 H2 वाला, भाई दीपक, है ना, कल के लास्ट में, ओके। तो आपको बोला गया है, पहला क्वेश्चन ये है कि अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो। अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो। सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, बस आपके वार्म अप के लिए दिया गया है। अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा इनकी अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। थीटा वन और थीटा टू आपको दे रखा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। आपको बस अधिकतम ऊंचाइयों का यानी H1 बटा में H2 का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ही बेसिक तरीके से करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज पढ़ेंगे। क्या आंसर आएगा इसका? बिल्कुल सही बात है भाई, क्या आएगा? 1/3। कैसे करते हैं सर? H1 और H2 का अनुपात के लिए हम लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा वन। क्या लिख देते हैं? टेन स्क्वायर थीटा वन। सब लोगों ने आंसर दे दिया है टेन स्क्वायर थीटा वन। T1 और T2 में तो सर रूट होता है, टेन थीटा वन होता है सीधा, इसमें टेन स्क्वायर थीटा वन है। तो H1/H2 इज इक्वल्स टू सर टेन थीटा वन, टेन 30 है, तो टेन 30 की वैल्यू तो 1/√3 हो गई, और उसका स्क्वायर कर दे तो आंसर आ जाएगा 1/3। क्या आ जाएगा? 1/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कल ये फॉर्मूला सीखा था हमने, और उसी फॉर्मूले से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर दिया है। कल हम लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा था, बात क्लियर है ना बच्चों? कल हम लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा था, और उसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन अपने पास यहां पर हो जाएगा सीधा सा। हाँ ना बोलिए? बात क्लियर है? कोई डाउट वाली बात नहीं है ना? अब बात करते हैं कि जब हम ये इक्वेशन, ये प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, तो प्रोजेक्टाइल के दौरान
हम लोग क्यों बोलते हैं बार बार कि ये पैराबोलिक बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, तो उसके लिए आज की अच्छी सी चीज पढ़ते हैं। चलिए, तो क्या पढ़ना है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। वैसे तो आप लोग पढ़ना सीख ही गए हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी पथ का समीकरण, है ना? पथ का समीकरण। आपको मैंने बता दिया था कि पथ का समीकरण कैसे निकालोगे बालको। पथ का समीकरण का क्या तरीका होता है? सर, पथ के समीकरण का रिश्ता होता है एक्स और वाई में दो चीजें दे रखी है, साथ में वो टाइम पर निर्भर कर रहे हैं, तो टाइम को हटा दो, टाइम को हटा दो, एक्स और वाई के बीच में जो रिश्ता बनता है वही पथ का समीकरण है। और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं भाई बच्चों पथ के समीकरण से, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों को यह जरूर सीखना है। आ जाइए देखते हैं ध्यान से। तो एक्स और वाई, ये एक्स है और ये वाई है, इसको हम क्षैतिज बोलते हैं बालको, और ये ऊपर वाला जो है वो ऊर्ध्वाधर होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। सुनना पहले कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक कण को ऐसे प्रारंभिक वेग v नोट से और प्रक्षेपण कोण थीटा पे फेंका गया, दोनों चीजें दे रखी है भाई, ठीक है ना? प्रक्षेपण कोण क्या दे दिया? थीटा, प्रारंभिक वेग दे दिया v नोट। ओके, इससे फेंका गया, तो किसी भी समय पर आप लोगों को x और y निर्देशांक निकालने हैं। तो ये आपसे अच्छा तो कोई नहीं जानता, ठीक है? आपसे अच्छा तो कोई नहीं जानता। आप जानते हो कि सर कोई भी समय पर अगर हमें पूछे तो हम लोग लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले x दिशा की बात करें कि सर ये कण चलता 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 यहां पर है, किसी समय t बराबर t पर ये x कोमा y है, इसके निर्देशांक x कोमा y है, और ये है 0 कोमा 0, ठीक है? x कोमा y पर ये आ गया कण चलता चलता। ओके, तो x निर्देशांक की बात करें बच्चों तो क्या करेंगे? x निर्देशांक की बात करें तो क्या करेंगे भाई कि सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मतलब x, u x दिशा का प्रारंभिक वेग कितना है? ध्यान से सुनो, v नोट कोस थीटा। y दिशा का प्रारंभिक क्या है? v नोट साइन थीटा। तो x दिशा का प्रारंभिक वेग है v नोट कोस थीटा। टाइम की जगह लगा दिया t, आगे हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लिखना। बोलो क्यों नहीं लिखना? क्यों? क्योंकि सर x दिशा में त्वरण नहीं होता है बच्चों, x दिशा में त्वरण नहीं होता है, तो x कोऑर्डिनेट तो हर जगह क्या होगा? v नोट कोस थीटा इंटू टाइम t, v नोट कोस थीटा इंटू टाइम t। अच्छा, दूसरी चीज y डायरेक्शन बताइए भाई बालका। y डायरेक्शन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो सर ये डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन तो आपका y हो गया। ut कितना है? v नोट साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने माइनस हाफ जी टी स्क्वायर क्यों लिखा बालको? क्योंकि सर y दिशा में तो एक्सलरेशन होता है माइनस हाफ जी, है ना? y दिशा में एक्सलरेशन माइनस जी होता है ना? बिल्कुल। अब आप लोगों को मैंने वन डायमेंशन मोशन में सिखाया था कि पथ के समीकरण का मतलब क्या होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन बनेंगे इससे। पथ के समीकरण का क्या मतलब होता है? सर x और y को आपस में रिश्तेदारी में बदलना, यानी इन दोनों को एक समीकरण बनाना। और इन दोनों का समीकरण बनाने के लिए हमारे पास क्या है? सर समय को एलिमिनेट कर दो। यहां से समय की जगह क्या लिख सकते हो? तो सर t जगह होगा, t की जगह आ जाएगा x अपॉन वी नोट कोस थीटा, t की जगह आ जाएगा x अपॉन वी नोट कोस थीटा। ये यहां पर y में रख दो, t की जगह जो x अपॉन वी नोट कोस थीटा है वो y में रख दो। तो y बराबर क्या आएगा? सर वी नोट साइन थीटा ऑलरेडी है, t की जगह आप रख दो x अपॉन वी नोट कोस थीटा। तो समय हट गया, बिल्कुल। रिश्ता किस में आ गया? x और y में। माइनस हाफ जी, t की जगह क्या आएगा? x स्क्वायर अपॉन वी नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर अपॉन वी नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हाँ ना बोलो भाई बच्चों, कोई दिक्कत? वी नोट से वी नोट कट हो गया, साइन थीटा कोस थीटा क्या हो गया? टेन थीटा। तो ये आ गया x टेन थीटा। अच्छा सर, ओके। माइनस यहां पर आप देखोगे ये g था, यहां पे वो g कहीं नहीं जाएगा, g की जगह g यहां पर। तो सर यहां पर आ गया जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2
वी नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मुझे बस पहचान करके ये बता दो कि ये कैसा पथ दिख रहा है आपको, कैसा रास्ता दिख रहा है आपको, क्या है ये, इसका पथ है कैसा, सरल रेखा है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, कैसा है। तो आपको सिखाया था कि एक तरफ घात 2 हो और एक तरफ घात 1 हो, एक तरफ घात 2 हो और एक तरफ घात 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं सर, परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवलय। तो ये हो गया परवलयकार। क्या हो गया बच्चों, परवलयकार। यानी ये बनेगा पैराबोलिक। कैसा पाथ बनेगा, पैराबोलिक। और इसीलिए इसकी फोटो जब हम बनाते हैं ना तो ऐसे बनाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है कि जब ये ऐसे गिरेगा तो ये क्या होगा, परवलयकार होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो ये आपको 1D में भी मैंने बताया था बच्चों कि आपको s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगानी है। पहले x दिशा में लगा दी, x दिशा में कोई त्वरण तो है नहीं, फिर y दिशा में लगा दिया, y दिशा में सर त्वरण है, फिर यहां से समय उठा के हमने यहां रखा तो ये बन गया। तो ये इतना बड़ा याद नहीं रखेंगे हम, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल प्रदीप बिल्कुल सही बात है। इधर घात 2 इधर घात 1 और दोनों समानुपाती में आ रहे हैं तो प्रवलय हो जाएगा। अच्छा तो भाई अब इतना बड़ा याद नहीं रखेंगे, इसको लेके जाते हैं हम लोग आगे। आपने लिखा y बराबर x टेन थीटा, यहां पर है माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे और सीधा आंसर लिख रहा हूं जो अपने को काम में लेना है। इसको एडजस्ट करके हमें जो काम की चीज है वो ये है बच्चों कि यहां से पूरा का पूरा टेन थीटा कॉमन ले लिया तो x टेन थीटा तो कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1 और अंदर जो है बालको वो आपके पास बचता है एक कांस्टेंट r। आपको ये छोटा सा फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। ये कैसे आता है आप लोग इसको सोल्व करना, तरीका बताऊं, यहां ऊपर नीचे साइन थीटा से गुणा कर देना, ऊपर नीचे साइन थीटा से गुणा करके आपका ये इसी फॉर्मेट में बदल जाएगा। ऊपर नीचे साइन थीटा से गुणा करोगे ना तो ये r ही आएगा बच्चों। तो ये तरीका आपके दिमाग में हो ना हो, आपको ये पता होना चाहिए कि पथ की समीकरण क्या है। तो पथ की समीकरण क्या है सर, ये परवलय बन रहा है। क्या बन रहा है, परवलय बन रहा है, जिसका समीकरण क्या होगा, y बराबर x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये दिमाग में बिठा लो एकदम अच्छे तरीके से, ये दिमाग में आ जाना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से बालको, और इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको क्वेश्चन करवा के बताऊंगा। इस एक फॉर्मूला से आप किस किस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा आर क्या है यहां पर सर, आर वही हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या फॉर्मूला होता है, वही 2 वी नोट स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, 2 वी नोट स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी से ही ये आया है। तो आपको यही क्वेश्चन कर करके चीजें बतानी है। याद रह जाएगा ये फॉर्मूला, हाँ ना बोल के बताओ, क्या आपको याद रह जाएगा ये फॉर्मूला, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। जमीन से किसके लिए है ये, जमीन से जमीन पर प्रक्षेपण, जमीन से जमीन पर प्रक्षेपण, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में बालको आपको ये याद करना है। बिल्कुल सही बात है भाई बच्चा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। सुन लो y और x क्या है, किसी भी समय पर उस कण जहां पर चल रहा है उसके निर्देशांक, y हो जाएगी दूरी, कहां से, जमीन से, y को तो हम ऊंचाई के तरीके से लिख देंगे बालको, और x हो जाएगा कि फेंकी गई जगह से हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी है, फेंकी गई जगह से हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी है। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, टेन थीटा यानी प्रक्षेपण कोण, क्या, प्रक्षेपण कोण, ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई आर। बिल्कुल याद कर लिया है सर, बिल्कुल बस ऐसे ही, ठीक है ना, याद कर लिया है, वही बात है। तो r बिल्कुल लगा सकते हैं भाई खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, आर की जगह वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आप लोग यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, किस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, थ्योरेटिकल नहीं, मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं।
पहला क्वेश्चन तो एकदम आसान सा बना देता हूं आपके लिए। यह है, एक कण को निम्न समीकरण के अनुसार प्रक्षेपित किया गया है। y बराबर √3x माइनस √3x² डिवाइड बाय 100। तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात करो। सीधा सा एकदम आसान सी कहानी है, वाल को आपको बतानी है, ठीक है ना, एकदम आसान सी कहानी है। ओके, तो बताइए बाल को, सीधा सा आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू √3x माइनस √3x² डिवाइडेड बाई 100 दे रखा है। तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात करो, बताइए क्या आएगा। सीधा सा, आपको जो भी समीकरण दे रखी है उसको इसके साथ तुलना करेंगे, इस समीकरण के साथ तुलना करेंगे और तुलना करके आंसर बताएंगे। बिल्कुल आंसर आ भी गया है बच्चों का 60 डिग्री, आंसर आ गया है बच्चों का क्या 60 डिग्री आंसर दे रहे हैं बच्चे। बहुत सही बात है बच्चों। तो तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करेंगे तो अपना मामला क्लियर होगा। चलिए भाई बच्चों, तो आपको क्या दिया हुआ है, देखिए बहुत आसान चीज है। क्या दे रखा है, y बराबर √3x, यहां भी है और यहां भी है, इसको मैं कॉमन लूंगा। कॉमन क्यों लेना कि सर जो समीकरण मुझे याद है ना उसमें कुछ ऐसे बाहर कॉमन लिया गया है और अंदर एक बचा है, यानी पहला पद आपको जो भी दिया गया है ना बच्चा उसको पूरे को कॉमन लेना, हमेशा ध्यान रखना। पहला पद आपको जो भी दिया गया है उसको पूरे को कॉमन लो ताकि यहां पर एक बचे। ठीक है सर, ले लिया। तो y बराबर √3x कॉमन लिया तो यहां पर तो बच गया 1, ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो यहां पर तो क्या बच गया 1, माइनस यहां से √3 कॉमन ले लिया, बिल्कुल, x कॉमन ले लिया, बिल्कुल, लेकिन यहां पर तो x² था तो एक तो x बच गया और डिवाइडेड बाई क्या बच गया 100। क्या बच गया 100। अब बच्चों आपसे कोई पूछे कि उत्तर करो तो आपको जो चीज याद है वो लिख दो। क्या चीज याद है, सर मुझे याद है फॉर्मूला है मेरा x गुणा में tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। यहां से कंपेयर कर करके उत्तर बता दो बाल को। क्या कंपेयर करोगे, सर x की जगह x है, 1 की जगह 1 है, x की जगह x है, r की जगह 100 है। तो क्या पता चला कि सर रेंज जो है वो तो मेरी 100 आ रही है, हॉरिजॉन्टल रेंज मेरी कितनी आ रही है 100। और दूसरा x की जगह तो x है, तो यहां पर x की जगह tan थीटा है x के गुणा में और यहां पर √3 है, यानी ये भी बराबर हो जाएगा सर। तो x के गुणा में आपके पास tan थीटा दे रखा है, तो tan थीटा बराबर आपका क्या आ गया कंपेयर करने से √3। और ये आपसे अच्छा कौन जानता है बाल को कि अगर tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा बराबर क्या होगा 60 डिग्री। थीटा बराबर क्या होगा 60 डिग्री। ऐसे बच्चों वाले काम जो है वो आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको सीधा देखना है y इज इक्वल टू ऐसा कुछ भी समीकरण दिया हुआ है, हमें इसको इस समीकरण में बदलना है, हमें उसको इस ऐसा दिखे कोई समीकरण ऐसा बदलना है कि वो इस जैसा दिखे, और इस जैसा जो दिखेगा उसको कंपेयर करते करते उत्तर दे देंगे कि सर tan थीटा की जगह √3 और r की जगह 100 आएगा। tan थीटा की जगह √3 और r की जगह क्या आएगा 100 आएगा। हाँ ना बोलो भाई वाल को, कोई गड़बड़ नहीं है ना, सब लोगों ने पहले से ही कर लिया है, एकदम बच्चों वाली बात है भाई, क्लियर, कुछ नहीं है। सर tan थीटा की जगह √3 आ गया तो मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री, बिल्कुल सही बात है भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और कर दो भाई, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, आपको ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके बताना है। क्या आंसर आएगा आप लोग बताइएगा, है ना। तो देखिए अगर मैं यहां पर y की जगह क्या लिख दूं, यदि उपरोक्त प्रश्न में
y बराबर √3x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 है, तो प्रक्षेपण कोण, चलिए अब आने दीजिए भाई अपना ज्ञान। अब क्या होगा, पिछले में और इसमें कितना सा डिफरेंस है, अब बताइए क्या आंसर आएगा बच्चों। आसानी आसानी से बताना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी 60 डिग्री होगा, इसमें भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात है। कैसे भाई, देखिए इसमें भी 60 डिग्री होगा, कैसे होगा देखिए। तो बालकों ध्यान से सुनिए, सर हमने सीखा है कि पहले वाला जो भी है उसको पूरे को कॉमन ले लो, घबराना नहीं है, आगे नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेनी। पहले वाला जो भी है उसको पूरे को कॉमन ले लो। तो सर ले लिया, √3x पूरा कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 1 माइनस, यहां सर एक x कॉमन ले लिया तो x, और नीचे 100 की जगह 100, लेकिन सर √3 तो था ही नहीं, तो कॉमन कैसे लिया भाई। तो सर √3 तो था ही नहीं, तो मैं कॉमन कैसे लूं। तो मैंने एक सिंपल सा काम किया कि सर √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 है, और मुझे ये पहले वाला तो पूरा कॉमन लेना है, पहले वाला तो पूरा कॉमन लेना है। तो सर पहले वाले में तो √3 है, यहां पर नहीं है, तो √3 ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहां पे √3 गुणा किया तो यहां भी √3 गुणा कर दिया, बस अब तो पहले वाला कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो y बराबर क्या हो जाएगा बालको, √3x मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 माइनस √3x कॉमन ले जाओ तो एक तो x बच गया, और साथ में 100 बाई √3। तो इस बार भी tan थीटा बराबर कितना आएगा बालको, √3। थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस बार केवल क्या बदल गया, रेंज बदल जाएगी, परास बदल जाएगा। बिल्कुल भाई, परास बदल जाएगा, अब 100√3 हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, थीटा तो वही रहेगा। कोई गड़बड़ बालको, कोई भी गड़बड़ वाली बात यहां तक नहीं है ना। एक सीधी सी कहानी है और उसी का आंसर अपने को करना है। बिल्कुल क्या आ जाएगा, थीटा बराबर √3 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। बिल्कुल सही बात है भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, लिखे हुए क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला, एक बल्लेबाज ने गेंद को 45 डिग्री के प्रक्षेपण कोण पर, 45 डिग्री के प्रक्षेपण कोण पर 45 डिग्री के प्रक्षेपण कोण पर, एक सेकंड, इसको कितना लिखें अपन, v0 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मारा, तो बल्लेबाज से 40 मीटर की दूरी पर गेंद की जमीन से ऊंचाई क्या होगी। ये करो भाई बाल को। क्या बोला गया कि
एक बल्लेबाज को गेंद एक बल्लेबाज ने गेंद को 45 डिग्री के प्रक्षेपण कोण पर वी नोट बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मारा। ठीक है, तो बल्लेबाज 40 मीटर की दूरी पर गेंद, तो बल्लेबाज से 40 मीटर की दूरी पर गेंद जमीन से किस ऊंचाई पर होगी। यहां से ऐसे मारा, ठीक है, गई गेंद ऐसे गई 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 गई, उससे 40 मीटर की दूरी पर गई। ठीक है, उससे 40 मीटर की दूरी पर जब गेंद गई तो आपको देखना है कि वहां पर क्या ऊंचाई होगी, यानी वहां पर अगर कोई फील्डर खड़ा है तो उससे कितनी ऊपर से वो गेंद जा सकती है, क्या वो कैच कर सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। बहुत आसान है बच्चों, आप लोगों को करना है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं भाई। तो क्या लिखोगे कि ये x है और ये y है। ओके, तो यहां एक गेंद को ऐसे फेंका, कितनी स्पीड से, 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, कितने एंगल पर सर, 45 डिग्री के एंगल पर। ये 0,0 है, क्या है, 0,0 है। सुनना बात को, कितना, 0,0। तो गेंद ऐसे गई, गेंद ऐसे गई और यहां से x दूरी पर, x यानी 40 मीटर की दूरी पर आपको पूछा है कि इसकी ये ऊंचाई y क्या होगी। यानी इस बिंदु के अगर मैं निर्देशांक देने के लिए बोलूं तो x, y निर्देशांक होंगे। समझना ध्यान से, x, y निर्देशांक होंगे। तो सर x तो अपने को दिया हुआ है 40, तो y कितना आएगा ये पूछा है। सीधा समीकरण वाला फॉर्मूला लगाओ और बताओ, और बच्चों ने आंसर दिया है 10 मीटर। कितना, 10 मीटर। सुनिए, यहां पर ऐसे फेंका गया तो बल्लेबाज से 40 मीटर की दूरी पर, बल्लेबाज से 40 मीटर की दूरी पर, यानी x निर्देशांक दे दिया और y पूछा गया है। हाँ भाई, दो आंसर आ गए, 10, दूसरा आया है 24/4 यानी 72/5। अच्छा, 24.4, 72/5 ऐसे उत्तर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम समीकरण लगाएंगे y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x बाय आर, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर। ओके भाई, अब इसमें क्या क्या चीजें आपको पता है। सर मुझे x निर्देशांक पता है, tan थीटा मुझे पता है, एक तो एक होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। x निर्देशांक मुझे पता है, रेंज निकाल लूं तो मुझे y मिल जाएगा। आपको सिर्फ क्या निकालना है, बाकी सब चीजें क्वेश्चन में गिवन है बालको, आपको सिर्फ रेंज यानी हॉरिजॉन्टल प्रास निकाल के, सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल प्रास निकाल दो तो आपको पूरा का पूरा y मिल जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है बालको। तो चलिए बताइए भाई क्या आएगा। तो सबसे पहले रेंज बताइए। सर रेंज का फॉर्मूला है अपने पास v0 sin 2 थीटा बाई जी। ये क्यों लगा रहे हैं सर, वो ux इंटू टी वाला क्यों नहीं लगा रहे। अरे वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को पता है जब प्रारंभिक वेग और थीटा दिया हुआ है ना, तो मैं ये वाला ज्यादा प्रीफर करता हूं। कारण क्योंकि टी में पहले आवर्तकाल निकालो फिर उसको ux से गुणा करो, ऐसा नहीं करते, ठीक है ना। तो सीधा तो v0 किस गए सर, 25, 25 का स्क्वायर 625। थीटा कितना दिया हुआ है भाई बालको, सर थीटा तो 45 डिग्री दिया हुआ है। कितना दे रखा है, 45। थीटा 45 है तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा सर, 2 थीटा तो 90 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा साइन 90, बिल्कुल, और साइन 90 डिवाइड बाई जी की जगह क्या आ जाएगा, 10। तो आर का जो उत्तर है, आर जो है वो आपका आ गया 62.5 मीटर। यानी अगर 60 मीटर की बाउंड्री है तो छक्का जाने का चांसेस है, एक 6 लग सकता है, 6 लग सकता है। तो रेंज आ गई 62.5 मीटर। अब बताओ क्या नहीं है आपके पास, x बिल्कुल है सर, कितना 40, tan थीटा बिल्कुल है सर, x बिल्कुल है, r आ गया 62.5। तो बालको अब तो बता दो कि क्या उत्तर आएगा y का। सीधा सा फॉर्मूला लिखना है, या तो इसको 62.5 ले लो या 625/10 मान लो, क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में किया करो क्वेश्चन के, कुछ चीजें कट हो जाती है तो कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में ही करना अच्छा रहता है भाई। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या कैलकुलेशन का आंसर आ रहा है। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय आर। तो y इज इक्वल टू x कितना 40, tan 45 का मान 1,
tan 45 की वैल्यू 1 माइनस x कितना 40 और r कितना सर 625 बटा में 10, ये ऊपर भेज दो भाई, 10 ऊपर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 40। अब आगे सोल ही करना है, 1 माइनस ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई 625, बिल्कुल यहां पर 625 कॉमन ले लो तो एलसीएम ले लो लघुत्तम, तो ये 625 लघुत्तम आ गया, तो 625 माइनस 400 जाएगा, कितना आ जाएगा 225। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई, ओके। अब इसको सोल्व ही करना है, तो एक काम करो, इसको 25 से कट करो, 25 से कट करो तो ये ऊपर तो 9 आएगा और नीचे खुद क्या आएगा 25 आएगा, ऊपर तो 9 आएगा और नीचे क्या आ गया 25 आ गया, ठीक है। अब ये और किसी से कट हो रहा है क्या भाई, 9 और 25 सर 5 से कट कर दो, 5 से कट करोगे तो ये 8 आएगा और नीचे 5 आएगा, ये 8 आएगा तो 8 9 72/5, ये आंसर आ रहा है बच्चों का, बिल्कुल सही बात है 72 बटा में 5, यानी यहां पर इसको करोगे तो 14.4 मीटर, y यानी उससे 40 मीटर की ऊंचाई पर, 40 मीटर की दूरी पर गेंद की जो ऊंचाई होगी वो 14.4 मीटर होगी, कितनी होगी 14.4 मीटर होगी। अच्छा ठीक है सर, अगर उस ऊंचाई तक कोई फील्डर कूद पाएगा तो बॉल को पकड़ लेगा, वरना वो 6 की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। वहां पर 14.4 मीटर की उस गेंद की क्या होगी बच्चों ऊंचाई होगी, क्लियर है। सब लोगों ने दिया था, कुछ लोगों ने इसका आंसर सोल्व करके 24.4 कर दिया। देखो ऐसे मत किया करो, है ना, आप लोग सोचो ये 14 है ना, 24 कहां से आएगा भाई, कुछ लोगों ने पूरा 100 किया है और इसको 24.4 कर दिया है, तो आंसर क्या है 14.4 या 72/5 मीटर्स। हाँ भाई क्लियर है मामला, कोई दिक्कत है तो यहां पर अगर एक फील्डर इतना ऊंचा कूद लेगा तो गेंद को पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, ठीक है, सीधी सी कहानी है, ओके। अच्छा हाँ वो भी देखो, रेंज निकालने के तो 3 फॉर्मूले, किसी से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं टेंशन नहीं है। तो हमें करना क्या है, प्रोसेस क्वेश्चन को पकड़ो पहले, ठीक है ना, कि पहले पकड़ लो। तो क्या रिप्लाई दूंगा आदित्य मैं इस चीज का, बताओ भाई, इस चीज का आप क्या चाहते हो वो बताओ। इसको नहीं किया R25, अच्छा R को 25 लिख दिया, ये गलत किया भाई, ऊपर 2 से और नीचे 10 से डिवाइड कर, इजी हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्या, हाँ वो तो तरीके तो बहुत सारे हैं ना भाई आप लोगों के पास करने के, है ना। तो प्रोसेस अपने पास यही है कि हमें ये पहले क्वेश्चन को समझना है कि करना क्या है। तो करना क्या है कि सर एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, सुनना ध्यान से, कि बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, टक किया, वो बॉल आगे जा रही है, तो उससे 40 मीटर की दूरी पर, सुनना क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि 40 मीटर की दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर वहां पर कि उससे 40 मीटर की दूरी पर हाइट क्या होगी, 40 मीटर की दूरी पर हाइट क्या होगी। तो सुनना, एक कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है, एक निर्देशांक आपको दिया हुआ है, कौन सा 40 मीटर की दूरी पर, तरीका सुनो 40 मीटर की दूरी पर, दूसरा निर्देशांक आपसे पूछा है यानी ऊंचाई आपसे पूछी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि यहां पर 40 मीटर यानी x निर्देशांक तो दे दिया और y निर्देशांक आपसे पूछा है, y निर्देशांक आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, इसके लिए तो एक ही काम है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर लगाएंगे, इसके लिए तो यही कर सकते हैं और तो कुछ करेंगे नहीं, ओके ओके। तो x निर्देशांक 40 दे रखा है, tan 45 कितना है सर, tan 45 तो 1 है, x निर्देशांक 40 कहां से दे रखा है सर, यहां से देखो, बल्लेबाज से 40 मीटर की दूरी पर गेंद की जमीन से ऊंचाई क्या होगी, तो बल्लेबाज यहां पर है, इससे 40 मीटर की दूरी ये वाली हो गई, तो हम लोग ये ले लेंगे, चलिए ठीक है, ओके, x बाई आर कर दिया। तो सर इसमें सारी चीजें पता है, बस रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के 3 अलग अलग तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से निकालिए, लेकिन सबसे जल्दी ये निकलेगा, ओके। तो v नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी किया, v नोट कितना था 25, 25 का स्क्वायर 625, साइन 2 थीटा किया तो 90 है, ठीक है ना।
साइन 2 थीटा किया तो वो क्या हो गया 90, और 90 यानी साइन 90 का मान 1 हो गया जी। तो इसको मैंने 625 बटा 10 ही रख लिया। क्या रख लिया? 625 बटा 10 ही रख लिया, और बाकी चीजें यहां पे रख दी। आ जाओ, तो यहां पर अब ये समीकरण में आपको वैल्यू पुट करनी है, और कैलकुलेशन जितने जल्दी, जितना शॉर्टकट तरीके से आप कर लोगे वही होगा भाई। ओके, तो x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, तो x की जगह 40, tan थीटा की जगह 1 माइनस x की जगह 40, और r की जगह 625 बटा 10 ले लेंगे भाई। ठीक है, 10 को ऊपर भेजा तो 400। अब सर यहां पर 625 लघुत्तम लेंगे तो सीधी सी बात है ना भाई, ये 625 इधर चला जाएगा, और 625 में से 400 गया तो क्या बचता है? 225। 625 में से 400 गया तो क्या बचता है? 225। तो 225 डिवाइड बाई 625, सर 25 से कट कर दिया, ऊपर 9 नीचे 25, आगे सोल्व कर लिया। बस सीधी सी कहानी है। अब कैलकुलेशन में गलती करोगे और आंसर गलत आएगा तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, सीधा सा। और जी की वैल्यू भी हमने 10 रखी है, 9.8 नहीं लिखी। अगर वो वाला होता तो ज्यादा टफ होता, जब ऐसे डेटा होते तो अपन 10 लेके ही करते हैं, तो और आसान हो गया भाई। अगर 9.8 वाला होता तो बहुत दिक्कत आ जाती है ना। तो सीधी सी कहानी है यहां पर। ओके, तो ये 625 में से 400 गया, 625 में से 400 गया तो सर ये तो 225 बच गए। 225 डिवाइड बाई 625 कर दिया, सॉल्यूशन बहुत आसान हो गया। बिल्कुल, चलिए, तो ऐसा ही क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, ऐसे क्वेश्चन सीधा सा टिक किया, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन जितने ज्यादा आप कर सकते हो जल्दी उतना करना है। चलिए, अब एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पे करते हैं। हाँ, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कैलकुलेशन में गलतियां करते हो, प्लस माइनस की गलतियां करते हो, ये जो सिली मिस्टेक्स है वो हो जाती है। ठीक है, तो वो यहां से धीरे धीरे सीखोगे भाई। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक पत्थर को जमीन से 45 डिग्री के कोण पर एक खंबे से 20 मीटर की क्षैतिज दूरी पर फेंका जाता है। दूरी से फेंका से इस तरीके से फेंका जाता है, से इस प्रकार फेंका जाता है कि वह खंबे के ठीक ऊपर से गुजरता हुआ, यानी एकदम ऊपर से, ठीक ऊपर से गुजरते हुए दूसरी तरफ खंबे से 42.5 मीटर की क्षैतिज दूरी पर गिरता है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। यह भी आसान है। ये सारे क्वेश्चन आज जो हमने पढ़ा है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, उसके हैं, ठीक है ना। जो सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री उसी के हैं। अब दोबारा सोच लो, क्वेश्चन को पहले फील करो कि पूछा क्या गया है। देखो, मैथ्स करना, कैलकुलेशन करना तो चलो आप लोग धीरे धीरे कम, उसमें तो सिली मिस्टेक करना कम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए कि इसको करना कैसे है, कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें। तो प्रैक्टिकली दिमाग में ये आया कि सर ये एक खंबा था, ये एक खंबा है, इसकी कुछ ऊंचाई h है। ओके, इस खंबे से ऐसे यहां, इस खंबे से 10 मीटर की दूरी पर, यानी यहां खड़े होकर, इस खंबे से 10 मीटर की दूरी पर, यानी यहां खड़े होकर आपने एक पत्थर को फेंका v0 स्पीड से। हमें नहीं पता कितनी स्पीड है,
थीटा कोण पर, हमें नहीं पता स्पीड कितनी है, थीटा कोण पर फेंका और ये इसके ठीक ऊपर से गया है, यानी जस्ट ये मान लो कि टच करने वाला ही था, तो ठीक ऊपर से जाते हुए दूसरी तरफ इधर गिर जाता है। कितनी तरफ सर? दूसरी तरफ वो जो दूरी तय करता है, ये 20 मीटर है ना सर, सॉरी 20 मीटर। दूसरी तरफ कितनी दूरी तय करता है सर? दूसरी तरफ जो है वो 42.5 मीटर की दूरी पर गिरता है, दूसरी तरफ 42.5 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो आपसे पूछा है इस खंबे की ऊंचाई h क्या होगी, इस खंबे की ऊंचाई h क्या होगी? और सबसे पहला आंसर जो है वो आ चुका है, बताइए जल्दी से क्या होगी। तो इतना तो क्लियर है। हम क्या करेंगे सर? मान लो यहां से फेंका जा रहा है, तो इसको तो 0,0 मान लो, मान लिया। इसको 0,0 मान लिया। फिर ये ऐसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये ऐसे, सॉरी ऐसे जाएगा, ऐसे जाके गिरेगा। तो आपको क्या क्या मिल रहा है सर? अगर ये 0,0 है और ये दूरी 20 है, तो यहां पर x, y अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरा x निर्देशांक कितना हो जाएगा सर? ये खंबा इससे 20 मीटर की दूरी पर है, और y निर्देशांक सर खंबे की ऊंचाई। कोई गलत बात है क्या? कोई गलत बात है क्या? ये खंबा इससे 20 मीटर की दूरी पर है, तो x निर्देशांक तो यही होता है 20, और y निर्देशांक इस खंबे की ऊंचाई h हो जाएगी। ये इसके ऊपर से गिर रहा है। अच्छा, यानी आपको दो निर्देशांक में से एक निर्देशांक पता है, थीटा पता है, दूसरा पूछा है, और रेंज भी आपको पता है। बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं पता आपको? क्लियर से देख के बताइए, क्या चित्र से आप ये नहीं बता सकते कि इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है? क्या चित्र से आप ये नहीं बता सकते कि सर इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है? बिल्कुल बता सकते हैं। ये यहां से चला और यहां आके गिरा, ये यहां से चला और यहां आके गिरा, यानी सर हॉरिजॉन्टल रेंज 20 और 42.5, टोटल 62.5 मीटर है। कितनी? 62.5 मीटर है। तो लगा दो बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा और 1 माइनस एक्स वाई आर। सबका आंसर आना चाहिए भाई, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर, ठीक है ना? y माइनस एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर। बताइए क्या आंसर आएगा? काफी लोगों ने आंसर दे दिए, मैं पढ़ नहीं पाया। एक आंसर राजपाल जी का है 180/17, कुछ का है 13.6, कुछ का है 12, ओके 17/5 भी है। तो बचाइए, सारे लोग बता दीजिए यहां पर क्या आंसर आएगा। सीधा सा x का मान पता है, टेन थीटा का मान पता है, r का मान पता है, तो क्या ही बात है भाई, सीधा सा तो क्वेश्चन है, दिक्कत कहां आएगी? आराम से बता देंगे, यहां पर तो कोई टेंशन ही नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर आ जाएगा, बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। तो x कितना सर? 20, 10 45 है तो 1 माइनस एक्स कितना? 20, और r को आप पिछली बार की तरह ही 625/10 लिख दो। क्यों? क्योंकि 62.5 है, कैलकुलेशन लास्ट में करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये 10 ऊपर चला गया तो y इज इक्वल टू 20, ये 10 ऊपर चला गया तो 1 माइनस 200/425, और 200/400 सॉरी 625, 200/625, तो y बराबर 20। ये 625 लघुत्तम लिया, इधर 625 माइनस 200 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 425 आ जाएगा। अब 25 से कट कर दो भाई, तो ये 20 तो है ही यहां पर, 25 से कट करोगे तो ये 25 एक 25, अच्छा बच गए कितने? 17, हो गए 75, तो कितना हो गया? 17/25। फिर 5 से कट कर दोगे तो ये 4 और ये 5, ठीक है। तो 4 × 17 डिवाइडेड बाई 5 मीटर, यही आया बालको, यही आंसर आया ना? बिल्कुल। तो 17 4 जा कितना होता है? तो ये हो जाएगा 34 और 68, तो y इज इक्वल टू 68/5 मीटर, या फिर आप सीधा लिख लो कि 1, ठीक है सर, 13.6 मीटर, 13.6 मीटर। उस खंबे की जो ऊंचाई है वो 13.6 मीटर आंसर आपका आएगा। कुछ भी नहीं है भाई, कैलकुलेशन जरूर थोड़ी ऐसी है, बाकी इस क्वेश्चन में तो ये पीछे वाले से ज्यादा आसान था। पिछले में तो आपको कम से कम रेंज निकालनी तो थी, इस बार तो फोटो देख के रेंज पहचाननी है।
इस बार तो फोटो देखनी है कि अच्छा ये खंबे के ऊपर से इधर से होता हुआ इधर जाके गिर रहा है, इधर से होता हुआ इधर जाके गिर रहा है। तो रेंज क्या आ जाएगी 20 प्लस 42.5, 20 प्लस 42.5। तो 20 प्लस 42.5 में ये जाके गिरेगा तो रेंज अपने पास आएगी। ठीक है, ये सूत्र है, एक्स अपने को दिया हुआ है, थीटा अपने को पता है, रेंज भी हमने निकाल ली। तो बचा क्या है, गणना करना। बचा क्या है, गणना करना। अब गणना अगर गलत कर दोगे तो कर दोगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना बालकों सबको, कोई समस्या का कारण नहीं है ना, ठीक है ना। सीधी सी बात है सर, यहां से फेंकना है तो जहां से फेंको उसको 0,0 मानो, ठीक है ना। ओके, तो जहां से फेंका उसको 0,0 माना, तो ये इधर देखा कि सर खंबा उससे 20 मीटर की दूरी पर है। कौन सी दूरी, क्षैतिज दूरी लिखा हुआ है, क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी यानी बच्चों एक्स निर्देशांक। फिर पूछा क्या है सर, खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई यानी ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी यानी वाई निर्देशांक, यानी एक्स निर्देशांक 20 देके वाई निर्देशांक एच अपने से पूछा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है भाई पंकज, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और आपसे मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, ठीक है ना। 425/5 85 होता है, हाँ बिल्कुल होता होगा। तो क्या करना है बेटा, 5 85 होता होगा, ठीक है, मान लिया। फिर उससे 5 तो नीचे बच ही जाता। कहां पे गड़बड़ हो गई, कोई गड़बड़ हुई, 5 से काटा तो बिल्कुल 2 बच गया, 85 होता है, होता है। लेकिन मैंने 5 से नहीं काटा है बच्चा, 25 से काटा है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा। कृपाल सिंह ये बात तो आपकी सही है बच्चा, जो 425/5 जो है वो 85 होता है, वो ठीक है, ठीक है ना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन मैंने 5 से नहीं काटा, 25 से काटा है बेटा, थोड़ा देखो, ठीक है ना। 25 से काट दिया तो यहाँ पर 25 बचा, 5 से काटते तो नीचे 125 बचा, फिर 5 से काटना पड़ता 17 आता, कहां दिक्कत आती है ना। कोई टेंशन नहीं है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर 625 है लाला, ये थोड़ा देख लीजिए। 625 कहां से लेके आया सर, 62.5 था, उसको मैंने 625/10 लिख दिया। थोड़ा आसान रहता है गणना करना इस तरीके से, है ना। गणना में दिक्कत क्या आ रही है भाई, इसमें क्या कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन यही है कि अगर आप अटक रहे हो, ठीक है ना, मतलब अटकने का मतलब आप ये मान रहे हो कि नहीं ये इसी तरीके से। कई बार हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसा 2 × 3 में कर रहा होता हूँ, कई बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, 2 × 3 में लिखता रहता हूँ 5, फिर मैं सोचता हूँ यार इसमें गड़बड़ क्या है, फिर मैं उनको बुला लेता हूँ। जैसे कई बार कोई पेपर होता है ना, पेपर में चारों आंसर नहीं मिल रहे, मैं 2 × 3 को 5 लिख रहा हूँ, फिर मेरे दिमाग में बैठ जाता है ये 2 × 3 5, 2 × 3 5, ठीक है ना, वो होता ही नहीं है सही। तो फिर क्या करो, दूसरे वाले को पूछ लो किसी को। तो मैं वो कंटेंट राइटर को बोलता हूँ कि यार इसमें मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ है, फिर वो बोलता है सर 2 × 3 कर दिया आपने, 5 कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है ना, मतलब ये अपने दिमाग में अटक जाती है वो चीज कि यहां पर तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। इसलिए कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना बेटा, ध्यान रखना, ये एक सही सी ट्रिक है, ये लाइफ हैकिंग ट्रिक है कि भाई कभी भी आपको कैलकुलेशन में ट्रिक हो ना, तो आपने जो लिखा है ना उसको वापस मत पढ़ो, उसी को वापस पढ़ोगे ना तो फिर आपको वो गलती पकड़ ही नहीं पाओगे। आप उसको दोबारा दूसरे साफ पेज पर लिखो तो आपको बात समझ में आएगी। अगर उसी को वापस पढ़ोगे ना तो कहानी क्लियर है, बार बार वही दिमाग में आएगा, क्योंकि एक बार आपने दिमाग ने किया, वो दिमाग में छपा हुआ है, तो आप बार बार ये अच्छा 2 3 5 यहां तो सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है, गलती कहां हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा नए पेज पे लिखा करो, टेंशन नहीं होगी। ओके, चलिए अब आपसे एक चीज पूछनी है, मुझे बताना, ठीक है ना। आप एक चीज बताइए मुझे कि बालको, क्या हमने ऐसी एक कहानी 1 डायमेंशन मोशन में पढ़ी थी कि किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं, किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो एक ही ऊंचाई पर 2 बार होती है। बेटा आदित्य देख, ये तो यहां पर है ना, रेंज तो सीधी सी दिख रही है ना कि एक खंबे से इधर 6.25 नहीं 62.25 है, वो 62.5 है कि इधर से फेंका और ये इधर जाके गिरा। खंबे को तो भूल जाओ, रेंज होती क्या है कि जहां से फेंकते हो वहां से कितनी क्षैतिज दूरी पर जाके गिर रहा है, जहां से फेंकते हो उससे कितनी क्षैतिज दूरी पर जाके गिर रहा है। तो सीधा सा 20 ये और 42.5 ये, तो 62.5 हो गया। दिया हुआ कहां है सर, ये रहा 20 और ये रहा 42.5। ठीक, आ जाइए। हमने एक चीज पढ़ी थी 1 डायमेंशन मोशन में कि किसी भी चीज को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो एक ही ऊंचाई पर 2 बार है, ठीक है ना। ओके, तो एक ही ऊंचाई पर 2 बार होता है। मान लो आपने किसी चीज को ऐसे फेंका, ये गया और ये ऐसे आया,
ओके, ये मान लो प्रारंभिक वेग v नोट है और ये वाला थीटा है, तो वो एक ही ऊंचाई पर दो बार होता है। मान लो आपने t बराबर 0 पर फेंका, तो एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। तो 1D और 2D में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है भाई। 1D और 2D में डिफरेंस क्या है? कोई भी तो डिफरेंस नहीं है। बस इतना है कि उसमें केवल y दिशा में पढ़ते थे, अब x दिशा में और पढ़ने लग गए हैं, अब x दिशा में और पढ़ने लग गए हैं। तो एक ही ऊंचाई पर दो बार होता है। मान लो ये ऊंचाई h है, तो यहां पर दो बार होगा। कारण क्योंकि सर एक बार जब वो ऊपर जाएगा और एक बार जब वो नीचे आएगा। एक बार जब ऊपर जा रहा है उस टाइम पर अगर इसकी वेग v है तो नीचे आते टाइम भी वेग v होगा, बस दिशा बदल जाएगी। यानी चाल तो समान होगी, बस दिशा बदल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर जाते टाइम इसका टाइम t बराबर t1 है और यहां पर इसको आने में टाइम लगा t2, यानी यहां से यहां जाने में टाइम लगा t1 और यहां से ऐसे पूरा घूमकर यहां तक आने में टाइम क्या लगा? t2। तो आपने क्या बोला था बच्चों ने तो आंसर पहले ही लिखना शुरू कर दिया। तो आपने वहां पर बोला था, सीधा याद रखना है कि सर उड़यन काल का सूत्र होता है t1 प्लस t2। क्या होता है? उड़यन काल का सूत्र होता है t1 प्लस t2। अगर टोटल आपसे पूछे उड़यन काल क्या है तो आप उड़यन काल का सूत्र लिखते हो t1 प्लस t2। वहां पर मैंने डायरेक्ट लिखाया है भाई, पूरा प्रूफ करवाया है, तो यहां पर अपन डायरेक्ट लिखेंगे। कभी भी आप लोग ध्यान रख लो, ये एकदम आसान सी ट्रिक है। एक पत्थर को अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो एक ही जगह पर दो बार होता है, एक बार जाते टाइम, एक बार आते टाइम, एक बार जाते टाइम, एक बार आते टाइम। तो जाते टाइम वो t1 मतलब 4 सेकंड पर पहुंचा मान लो, फिर ऊपर घूम फिर के वापस आया, नीचे आते टाइम 6 सेकंड पर पहुंचा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का टोटल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 10। सीधा टाइम को जोड़ देंगे। बोलो जोड़ दोगे ना? याद थोड़ा सा बता दो सर इसको कैसे। तो सुनो, मान लो कि ये h ऊंचाई है, एक पत्थर को आपने ऊपर फेंका, यहां से यहां जाने में आपको टाइम t1 लगा। तो मुझे ये बताओ, यहां से वापस नीचे आने में भी तो टाइम t1 लगेगा, ये बात तो जानते हो। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही क्या है? नीचे आने में लगता है। जी गुरुजी, तो यहां से यहां t1, यहां से यहां t1। अब एक पत्थर को यहां से यहां जाने में तो t1 लगा, फिर बोला गया कि यहां से पूरा यहां तक जाने में कितना लगता है? t2 लगता है। तो यहां से पूरा यहां तक जाने में t2 और फिर नीचे आने में t1। तो टोटल जोड़ दिया तो क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वही बातें हैं भाई। तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि सर ये एक ही जगह पर एक पार्टिकल दो बार होगा, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। दोनों जगह का टाइम जोड़ देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सर फिर तो बात ही क्या, कहने ही क्या। जब मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो मैक्सिमम हाइट तो सीधा मेरा GT²/8 है। ये सूत्र तो मैंने T और H के रिश्ते के टाइम पे ही रट लिया था, GT²/8 डायरेक्ट। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये आ गया GT²/8, तो G T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर बाय 8। अच्छा, ये तो ठीक है, ये दो बातें तो ठीक है। और तीसरी बात जिसका बच्चों ने आंसर लिखा है पहले से ही, कि अगर सर यहां पर अपने को पूछे कि वो T1 और T2 पर दो पॉइंट है A और B, उन पॉइंट की क्या ऊंचाई है? अधिकतम ऊंचाई का तो सूत्र ये लगा देंगे, अधिकतम ऊंचाई का तो सूत्र लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पूछे कि इन दो बिंदुओं की ऊंचाई बताओ, तो इसका भी सूत्र आपके साथ था, वहीं पर प्रूफ करवाया था। बिल्कुल आंसर दे दिया है बच्चों ने कि A और B बिंदु की जमीन से ऊंचाई H का क्या सूत्र होगा? तो वहां लिखेंगे हाफ G T1 T2। क्या लिखेंगे? हाफ G T1 T2। ये नोट लगा के पूरा एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। कुछ बच्चों को तो 1D से ही याद है, कुछ पहली बार पढ़ रहे हो तो लिख लो। डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, अपने दिमाग में डायरेक्ट ये रहना चाहिए, ठीक है ना। हाफ G T1 T2। और जिसको देखना है डेरिवेशन वो 1D के लेक्चर से देख लो, ठीक है। तो इतनी चीजें वहां थी, यहां भी होगी। अच्छा, अब बस आपको एक ही चीज आपसे अलग पूछी जाएगी, ठीक है ना। एक ही चीज आपसे अलग पूछी जाएगी, तो क्या बोलेंगे कि भाई A और B के बीच में क्षैतिज दूरी कितनी है? A और B के बीच में क्षैतिज दूरी अगर आपको कोई पूछे तो क्या बताओगे? कि एक अलग चीज है कि A B के बीच की क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी का मतलब x दिशा की दूरी। और भैया x दिशा की दूरी पर केवल किसका हक है?
एक्स दिशा का प्रारंभिक वेग इनटू समय, एक्स दिशा का प्रारंभिक वेग इनटू समय, बिल्कुल। और एक्स दिशा का वेग तो नियत ही रहता है, और यहां ए से बी आने में समय कितना लगा सर, यहां t बराबर t1 पे था और यहां t बराबर t2 पर था, तो यहां से यहां आने में समय कितना लग जाएगा, तो t2 माइनस t1। बस ये एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा है, लेकिन ये भी कोई अलग नहीं है, ये तो कॉन्सेप्चुअल है, सीधा दिमाग में बैठ सकता है, तो ये हो जाएगा। तो तीन चीजें हैं बच्चों, कौन कौन सी बच्चों? पहली कि सर एक ही हाइट पर दो बार होगी, वहां पर स्पीड बराबर होगी, वेलोसिटी नहीं होगी बराबर, क्योंकि भी डायरेक्शन अलग अलग है, स्पीड बराबर होगी। ओके सर, ठीक है। एक ही हाइट पर दो बार होगी, पहला टाइम t1 पर, दूसरा टाइम t2 पर। ओके, तो टाइम ऑफ लाइट t1 प्लस t2। अधिकतम ऊंचाई जमीन से सर GT²/8। तो ये तो इसका नया तरीका नहीं है, ये तो पहले से ही जानते हम, हमने टाइम निकाल लिया तो ये बात तो पहले से ही जानते थे, तो रख दिया। लेकिन सर वो जो बिंदु है जहां पर वो t1 और t2 दो जगह पर है, उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो हाफ जी t1 t2, उन बिंदुओं की ऊंचाई। ठीक है ना बच्चे? सिर्फ वन डायमेंशन मोशन में सचिन एक तरफ होते हैं, y दिशा में वेलोसिटी भी इधर और एक्सेलरेशन भी इधर, लेकिन टू डायमेंशन मोशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन तो इधर लग रहा है, वेलोसिटी बीच में कहीं होगी। क्यों? क्योंकि x और y दोनों कंपोनेंट्स होंगे। ओके, चलिए। अच्छा, फिर क्या पूछा कि चलो a से b तक की दूरी कितनी होगी, तो सर ये तो कोई नई चीज है ही नहीं, ये तो कोई नई चीज है ही नहीं, सीधी सी बात है। a से b तक की दूरी यानी क्षैतिज दूरी पूछ रहे हो ना। x दिशा में विस्थापन का क्या सूत्र होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। x दिशा में हाफ एटी स्क्वायर तो होता नहीं है, तो सिर्फ क्या होता है, ut होता है। क्या होता है, ut। तो u किस गए u, और t किस गए, क्या आ गया, t2 माइनस t1। t किस गया, क्या आ गया, t2 माइनस t1। बिल्कुल। तो चलिए, तैयार हो इन बातों पर क्वेश्चन करने के लिए? ठीक है, तैयार हो? पढ़ना है बच्चे, इसका करना क्या, पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही है। क्या विनोद कुमार, एक बार और क्या जानना है बेटा, बताओ क्या जानना है, बताओ। आपके तो वैसे ही सारे आंसर सही आते, बताओ क्या जानना है एक बार और। वंडरी पढ़ना पड़ेगा प्रकाश बेटा। अब है ना, ये चीजें अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना तो बार बार आएगी। ठीक है ना, वहां पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई है, और शॉर्ट ट्रिक भी नहीं बोलूंगा मैं, तो कॉन्सेप्ट बोलूंगा। शॉर्ट ट्रिक तो फिर भी कुछ जगह पर लगती है, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो हर जगह लगेंगे भाई। तो इसलिए अपने को ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, और अगर डेरिवेशन छोटे छोटे होते ना तो मैं करवा देता, इनके बड़े बड़े डेरिवेशन है भाई, एक एक पेज का डेरिवेशन है ना, तो इसलिए यहां पे डेरिवेशन तो नहीं कर सकते ना, डेरिवेशन तो हम लोग नहीं कर सकते यहां पर, एक एक पेज के डेरिवेशन थे इन चीजों के, है ना। तो बस मैंने एक थोड़ा सा तरीका बता दिया याद रखने का, कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है नीचे आने में भी उतना ही लगता है। तो यहां से यहां तक का टाइम t2 और यहां से यहां तक का टाइम t1, टोटल जोड़ दिया तो क्या आ गया, t1 प्लस t2। टोटल जोड़ दिया तो क्या आ गया, t1 प्लस t2। h का, हाँ, जमीन से उन बिंदुओं की ऊंचाई, जमीन से उन बिंदुओं की ऊंचाई। ओके, चलिए भाई बच्चों, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। और विनोद, क्वेश्चन से और चीजें क्लियर आ जाएगी बेटा, है ना। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, आइए। जमीन से एक पत्थर को किसी वेग v0 से 45 डिग्री के कोण पर इस प्रकार फेंका जाता है कि उस पत्थर की, वह पत्थर t बराबर 4 व t बराबर 6 सेकंड पर जमीन से समान ऊंचाई पर है। तो
चलिए, हाँ बिल्कुल, जी के इफेक्ट से ही तो वेलोसिटी चेंज होती है, और क्या है, ये तो होती ही होती है, जी ही तो है वेलोसिटी को चेंज करने वाला, लेकिन कौन सी दिशा की, सिर्फ वाई दिशा की। तो जमीन से एक पत्थर को फेंका गया, पहला उड्डयन काल, बता दीजिए उड्डयन काल क्या होगा। दूसरा आप बता दीजिए प्रक्षेपण चाल, प्रक्षेपण चाल। तीसरा अधिकतम ऊंचाई, t बराबर 2 व 4 व 6 लिखा है ना, 4 व 6 सेकंड पर कण की ऊंचाई, क्या होगी ऊंचाई, ये बताना है। और पांचवा t बराबर 4 से 6 सेकंड के मध्य कण द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी। आइए भाई बताइए, सीधा सा क्वेश्चन आना है, बिल्कुल उड्डयन काल का। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे थे ना, चलिए कुछ बच्चों ने ये बोला था कि सर ये जो है ये एच मैक्सिमम वाला फॉर्मूला प्रूफ करवा दो, 1D हमने पढ़ी नहीं है। तो अब देखो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं प्रूफ करवा दूंगा ना, ये GT²/8 कैसे आ रहा है मैं अभी बता दूंगा आपको ना, GT²/8। चलिए तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना भाई, एक एक चीज आपके समझ में आनी चाहिए, ऐसे करना है। तो सबसे पहला, सारे लोग सबसे आसान वाले क्वेश्चन का आंसर तो दे दो भाई। सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा है कि उड्डयन काल क्या है। उड्डयन काल क्या है तो मैंने बताया था, एक ही हाइट पर अगर वो 2 बार है तो उन समयों को जोड़ दो तो आपका उड्डयन काल आ जाता है। यानी T1 प्लस T2 कर दो तो बच्चों उड्डयन काल आ जाता है। तो T1 है आपका 4, T2 है 6, जोड़ दिया तो कितना आ गया 10 सेकंड। T1 प्लस T2 कर दो तो 10 सेकंड। इसमें किसी को कोई दिक्कत, पहले क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड आएगा, दोनों को अगर जोड़ दो तो 10 सेकंड आएगा। हां भाई बच्चों बोलो क्लियर, कोई प्रॉब्लम। पहला दोनों समयों को जोड़ दिया तो क्या आ गया 10 सेकंड। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रक्षेपण चाल। अच्छा आपके पास उड्डयन काल है, आपके पास प्रोजेक्शन का कोण है, तो प्रक्षेपण चाल नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या सूत्र होता है सर? उड्डयन काल का एक सूत्र मुझे याद है कौन सा सूत्र? 2v0 sin थीटा बाय जी। हां जी सर बिल्कुल, 2v0 sin थीटा बाय जी, ये सूत्र मुझे याद है, बिल्कुल याद है। अगर ये सूत्र आपको याद है भाई तो क्या करोगे, t की जगह आप रख दो 10, क्योंकि सर ऊपर निकाल चुका हूं। g की जगह भी 10, 2 की जगह 2 और साइन थीटा का मान रखो तो आपका क्या आएगा? बोलो भाई प्रियंका जी बोलो क्या करना है तो आपका साइन थीटा का मान आ जाएगा। बताइए किसका? साइन थीटा का, तो भाई v0 का क्या आएगा? तो सर t की जगह हमने रखा 10, 2 की जगह 2, v0 की जगह v0, साइन थीटा की जगह साइन 45 और यहां पर g की जगह 10। सीधा सा सुनिए भाई, सीधा सा 10 को 10 से गुणा किया आ गया 100, 100 को 2 से काट दिया बच गया 50, तो सीधा आ गया भाई 50 बराबर v0 और साइन 45 का मान है 1/√2। v0 और साइन 45 का मान है 1/√2, तो आपने 1/√2 को इधर गुणा कर दिया तो v0 बराबर आ गया 50√2 मीटर पर सेकंड। 50√2 मीटर पर सेकंड, 50√2 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल। यहां बतख की बातें बताइए, क्या ये दोनों क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है? जल्दी से बोलिए भाई। बाकी बच्चों ने तो सारे क्वेश्चन के पांचों के आंसर दे दिए हैं, लेकिन पहला उड्डयन काल, दूसरा प्रक्षेपण चाल, इन दोनों में किसी को कोई गड़बड़?
बिल्कुल, क्या 2v0 साइन थीटा बाय जी, और दूसरे में v0 बराबर आपने लिख दिया 50√2। उड़ीयन काल तो बहुत आसान था भाई, समय को दोनों को जोड़ दिया, t1 और t2 को जोड़ दिया तो उड़ीयन काल आ गया। कितना? 4 और 6 10 सेकंड, 4 और 6 10 सेकंड। अच्छा, और उड़ीयन काल का सूत्र लगा दिया 2v0 साइन थीटा बाय, क्या सर दोनों को जोड़ दिया तो 4 और 6 10 सेकंड। फिर हमें करना क्या है सर? वेग निकालना है, वेग निकालना है तो उड़ीयन काल बराबर 2v0 साइन थीटा बाय जी लगा दिया। ये पता है सर कहां? अभी अभी निकाला है 10। इसका मान सर 10 ले लेंगे, इसका मान तो 2 होता है। साइन 45, सर साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो बचा क्या? ये v0 ही तो निकालना था, तो ये गणना की और v0 का आंसर आ गया आपका 50√2। बिल्कुल, क्या आ गया? 50√2। अब बात करते हैं अधिकतम ऊंचाई। तो बच्चों जिसको मेरी ये बात माननी है, सुनिएगा, 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा, जिसको मेरी ये बात माननी है कि अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है GT²/8, वो तो डायरेक्ट कर दो। और जिसको नहीं माननी उसके लिए भी इलाज है, दूसरा तरीका। तो पहले इस तरीके से कर लेते हैं, मेथड 1 जो है वो इस तरीके से कर लेते हैं। क्या सर? H बराबर G की जगह 10, टाइम कितना आ गया सर? उड़ीयन काल भी मेरा 10 आया है, तो उसका स्क्वायर भी कर दिया, यानी 10 × 10 बटा में 8, तो 8 में 1 2 इसको काट दिया, 1 2 इसको काट दिया, 1 2 इसको काट दिया, तो सबका आंसर आ रहा है बच्चों कि सर 125 मीटर। अधिकतम ऊंचाई का आंसर क्या आ गया? 125 मीटर। अगर आपको याद है GT²/8 तो 125 मीटर कर दो, लेकिन आप बोलो कि नहीं सर मुझे तो नहीं करना ये, तो आप मेथड 2 लगाओ। मेथड 2 क्या? आपको अधिकतम ऊंचाई का सूत्र याद कौन सा है बेटा, ये तो बताओ। तो आपको सूत्र याद है v0² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आपको सूत्र याद है v0² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो चलिए उससे कर लेते हैं। v0 कितना आया? 50√2, उसका स्क्वायर। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो उस 1/√2 का स्क्वायर अपॉन 2, जी की जगह रख दिया बच्चों 10 अपॉन 2, और जी की जगह क्या रख दिया? 10। तो h का क्या आंसर आएगा सर? ये √2 से √2 कट हो गया। यहां 50 का स्क्वायर है तो 50 × 50 कर दिया, नीचे 2 गुणा में 10 है, तो 1 0 से 0 गया, 5 बच गया, ये 2 कट होगा तो 25 बचेगा, 25 को 5 से गुणा करोगे तो 125 मीटर। ठीक है, तो आप ये बात मानो तो मान लो, नहीं मानो तो इस तरीके से जान लो, लेकिन कैसे ही करके क्वेश्चन सोल्व करना है बेटा, एकदम आसान तरीके से आपको दोनों मेथड बता दिए। अब चौथे की बात करते हैं कि t बराबर 4 और 6 सेकंड पर आप बोल रहे हो कि सर t बराबर 4 और 6 सेकंड पर आप बोल रहे हो कि उनकी ऊंचाइयां सेम है, तो हम यही पूछना चाहते हैं कि गुरुजी उसकी ऊंचाई है क्या, ये तो बताओ। तो इसका सीधा सा सूत्र होता है हाफ जी T1 T2। बिल्कुल, हाफ जी T1 T2। चलिए, तो h बराबर हाफ, जी की जगह 10, T1 4 T2 6। तो भाई क्या कर दिया, इसको कट कर दो, 2 12 120 मीटर। क्या आंसर आएगा? 120 मीटर। क्या आ जाएगा बच्चों? 120 मीटर। बोलिए हाँ ना। यहां तक की कहानी क्लियर। अब बचा कौन सा भाई? पांचवा, कि x दिशा में कितना चलेगा। तो x दिशा में कितना चलेगा? x दिशा का वेग इंटू उसको चलने के लिए कितना टाइम t मिला, x दिशा का वेग इंटू उसको चलने के लिए टाइम कितना मिला? t। तो सर चलने के लिए टाइम मिला आपका 4 से 6 यानी 2 सेकंड। तो x दिशा का वेग क्या होता है? v0 cos थीटा, और चलने के लिए टाइम मिला 4 से 6, 4 से 6 यानी 2 सेकंड। बिल्कुल, तो 4 से 6 यानी 2 सेकंड। तो v0 बराबर क्या आ जाएगा? 50√2। ये तो v0 है। कोस 45 का मान 1/√2 और गुणा में 2, तो √2 से √2 कट हो गया, 2 को इससे गुणा किया तो x बराबर क्या आ गया? 100 मीटर। कुछ भी पूछे आपसे इन 5 तरीकों के अलावा तो क्या पूछेगा भाई?
इन 5 चीजों के अलावा तो और क्या पूछेगा? तो ये 5 चीजें आपसे पूछे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई, एकदम आसान सा। बस एक ये चीज याद रखना, और ऐसे ही स्मार्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही स्मार्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए भाई, एकदम सीधा सा कि एक ही हाइट पर 2 बार होगा, और उन दोनों टाइम्स को अगर आप जोड़ दो, उन दोनों टाइम्स को आप जोड़ दो तो आपको ओडियन काल मिलेगा। बस इतनी चीजें पता है तो बाकी तो सेम ही है। ये टी स्क्वायर, टी क्या है? T1 प्लस T2 के होल स्क्वायर के बराबर है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो इस नोट में हमने सिर्फ 2 चीजें नई सीखी है, एक ये और एक ये तो अपने को पता था ऑलरेडी, और नहीं पता होगा तो भी कर लेंगे, करके बताएं, ठीक है ना? नहीं पता होगा तो भी कर लेंगे। बस ये 2 चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ये 2 चीजें अपने को यहां पर समझनी है, बाकी कुछ नहीं है भाई, सीधा सा है ना। तो मामला आसान है। ओके, तो क्या करना है कि एक पार्टिकल एक ही हाइट पर 2 बार होता है, ठीक है भाई, तो 2 बार होता है तो उन दोनों टाइम्स को जोड़ दो, तो जोड़ दिया सर, कितना आ गया? 10 सेकंड, तो ओडियन काल डन। दूसरा चीज आपसे पूछी गई कि भाई प्रक्षेपण चाल बताओ, तो अपने पास क्या आ गए कि उड़ियन काल, ठीक है, उड़ियन काल। उड़ियन काल क्या है वो हमें पता है, प्रक्षेपण चाल अपने को बताना है, तो भाई क्या होगा कि सर 2v0 sin थीटा बाई जी लगा दिया, ये पता है, ये पता है, ये पता है, v0 आपको पूछा है, सीधा सा सोल्व किया, आंसर डन। तीसरा अधिकतम ऊंचाई, तो क्या ही बच गया भाई, अधिकतम ऊंचाई निकालने में क्या ही दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है भाई, अधिकतम ऊंचाई निकालने में दिक्कत ही क्या है? हमारे पास टेंशन क्या है? हमारे पास प्रारंभिक वेग है और प्रारंभिक थीटा है, प्रारंभिक वेग है और प्रारंभिक थीटा है। प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक थीटा जो है वो 2 चीजें अगर आपको बतानी है बच्चों, प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक थीटा है, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र लगा दो ना सीधा भाई, टेंशन कहां है? v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, कुछ नहीं, ये पता है, ये पता है, कैलकुलेशन करो बस। एक चीज और कि वो जिस ऊंचाई पर वो होंगे वो समान ऊंचाई है क्या गुरुजी? तो इसके लिए ये सूत्र जरूर याद करना पड़ेगा, हाफ जी T1 T2, तो हाफ जी T1 T2 सीधा कर दिया भाई बच्चों। ओके, तो अब x इज इक्वल टू UXT है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू UXT है। चलिए भाई बच्चों, हाँ बिल्कुल सेम हाइट पर होना जरूरी है बेटा, है ना। और नहीं बेटा, कभी भी आपसे 5 क्वेश्चन साथ में थोड़ी पूछे जाएंगे। अब इतना बड़ा क्वेश्चन मतलब ये एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन इसके पार्ट आ जाएंगे ना बेटा, ठीक है ना। मान लो पहला पूछ लिया अकेला, दूसरा पूछ लिया, तीसरा पूछ लिया, तो ऐसे पार्ट आ जाएंगे, बड़ा इतना बड़ा थोड़ी आएगा। लेकिन अगर आपको ये बात दिमाग में होगी ना लाला, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अगर अपने को पता है कि भाई उड़ियन काल इन दोनों को जोड़ने से आता है, तभी तो 10 होगा, और 10 यहां पे रखेंगे, फिर सर उसका सूत्र लगा देंगे 2v0 sin थीटा बाई जी का, तो 2v0 की जगह v0, sin थीटा अपने को 45 दिया हुआ है, g की जगह 10, तो v0 का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही तो करना है ना। ओके, और जिसने ये पूछा है कि भाई इतना बड़ा आता है, तो भाई बहुत अच्छा कॉमन सेंस है आप लोगों का कि आप लोग इतने दिन से क्या एक चीज नहीं सीख पाए? आप लोगों को इतने दिन से, आपने इतने दिन में मेरे को इतना जज नहीं किया कि मैं एक ही क्वेश्चन में उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बता देता हूं, ठीक है ना। अब ये थोड़ी है कि जो क्वेश्चन करवाया है वो एग्जाम में आने वाला, नहीं, उसके पार्ट्स एग्जाम में आएंगे ना बेटा। तो ऐसे टेंशन नहीं लेना ये कि सर इतना बड़ा एग्जाम में आएगा, क्या एग्जाम में बड़े की बात नहीं है, इनसे रिलेटेड कोई चीज आएगी। ओके, क्लियर है अब? ओके लाला, यहां पर लास्ट वाला एक नई चीज सीखने को मिली, बाकी तो सर 1 डायमेंशन वाला ही था। लास्ट में एक कि x दिशा में कितना चलेगा, तो सर ये तो नया क्या है, एकदम आसान सा है कि x दिशा में ux इंटू टाइम, टाइम आपको बोला है 4 से लेकर 6 सेकंड तक, 4 से लेकर 6 सेकंड तक कितना चला, तो 4 से लेकर 6 सेकंड तक यानी टोटल 2 सेकंड हो गया, 6 माइनस 4 यानी 2 सेकंड। तो सीधा सा आपका आंसर यहां पर आ गया। चलिए भाई, हाँ भाई, एक शानदार सा क्वेश्चन आपको करवाता हूं और उसका आंसर करना एक बार आपके पुराने टाइम में एम्स में पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। देखिए, एक
पत्थर को, बहुत छोटा सा एक पत्थर को जमीन से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि, इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि, इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसका उड्डयन काल काल 10 सेकंड है। वी नोट आपको यही पिछले क्वेश्चन वाला डेटा ले लेते हैं ना, 50√2 मीटर पर सेकंड, और थीटा जो है वो 45 डिग्री। तो t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 8 सेकंड के मध्य औसत वेग ज्ञात करो। चाल नहीं पूछा, वेग पूछा है। औसत वेग ज्ञात करो। आह, क्या क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन को देखकर मतलब ऐसे जी भरता है कि हां भाई ये जो चीजें हैं वो रियल वाला फिजिक्स है। ऐसे क्वेश्चन नहीं देना पड़ेगा भाई, वरना वो 2 टाइम का ये क्वेश्चन डिजाइन ही इसीलिए किया जाएगा भाई ओम प्रकाश की, जब T1 और T2 दोनों दिए हुए हैं, है ना। या फिर टोटल टाइम दे दे, T1 1 दिया हुआ है और अपने को टोटल टाइम दे दे, ठीक है ना, तो अलग बात है, फिर यहां से T2 निकाल लेंगे। टोटल टाइम दे दे, T1 दे दे, तो ऐसे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मतलब ऐसा मजेदार क्वेश्चन आया कि प्रोजेक्टाइल से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पहली बार दिमाग में आया लोगों को। और छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, स्मार्ट सा क्वेश्चन, बस स्मार्ट है और कुछ नहीं। एक पत्थर को जमीन से फेंका, वी नोट 50√2 है, थीटा है 45 डिग्री, इस प्रकार की उसका उड्डयन काल 10 सेकंड है। और वो देखकर भी आप चाहते तो यहां से कैलकुलेट भी कर सकते थे, लेकिन आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आपकी कैलकुलेशन करवाई नहीं, क्वेश्चन में कैलकुलेशन चाहता ही नहीं था वो, उसने सीधा बोल दिया कि सर 10 सेकंड उड्डयन काल है। वरना आपको निकालना पड़ता है, यहां पे सूत्र तो आपके पास है ही, 2v नोट sin थीटा बाई जी कर लेते, तो v नोट भी है, sin थीटा है, g की वैल्यू 10 रखते तो कर देते, तो 2v नोट sin थीटा बाई जी। तो t बराबर 2 से t बराबर 8 सेकंड के मध्य का आपको औसत वेग पूछा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा भाई ये क्वेश्चन, अभिषेक ने और हरीश ने 50 मीटर प्रति सेकंड का सही आंसर दिया है भाई, बिल्कुल यही चीज थी। इसमें कैलकुलेशन कुछ थी ही नहीं बेटा, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। और दोनों बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है, बहुत बहुत बधाई बच्चों। बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दो आप, ऐसी चीजें सोच पाओ। ठीक है भाई, गणेश जी ने भी यही दिया है, विनोद जी ने भी यही दिया है, तो मतलब बात दिमाग में बैठ रही है। क्या था क्वेश्चन? सर टोटल उड्डयन काल, यानी कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है, 10 सेकंड है। अच्छा, T1 बराबर 2 सेकंड और T2 बराबर 8 सेकंड है। T1 बराबर 2 सेकंड और T2 बराबर 8 सेकंड, यानी अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, T1 प्लस T2 अगर मैं करूं तो वो 10 सेकंड यानी उड्डयन काल के बराबर आ रहा है। अगर मैं इनको जोड़ूं तो उड्डयन काल के बराबर आ रहा है। कितना? उड्डयन काल के बराबर आ रहा है। इसका मतलब सर दिमाग में मेरे एक बात आई कि एक पार्टिकल को जब प्रक्षेपित किया जाता है तो वो 2 समय पर एक ही हाइट पर होता है, और वो दोनों समय को जोड़ने पर मेरा उड्डयन काल के बराबर आना चाहिए। तो सुनिए बालको बात को, कि इस पार्टिकल को जब फेंका तो t बराबर 2 सेकंड पर और t बराबर 8 सेकंड पर वो एक ही हाइट पर होगा। बहुत शानदार चीज है, t बराबर 2 सेकंड पर और t बराबर 8 सेकंड पर वो एक ही हाइट पर होगा। कि सर पार्टिकल को तो ऐसे फेंक दिया गया, तो t बराबर 2 सेकंड पर वो कहीं यहां होगा और t बराबर 8 सेकंड पर वो कहीं यहां होगा। तो बच्चों वो हाइट बराबर हो गई। इतनी सी बात अगर हमें पता चल गई कि वो एक ही हाइट पर होगा, आपको निकालना है औसत वेग। आपको क्या निकालना है? औसत वेग। आपको क्या निकालना है? औसत वेग बच्चों। तो औसत वेग निकालना है तो क्या करोगे? औसत वेग निकालना है तो यहां पर आप लोगों को पता है सर एवरेज वेग वेक्टर फॉर्म में दोनों में आएगा। एक्स दिशा का एवरेज प्लस वाई दिशा का एवरेज।
सर एक्स दिशा वाला तो निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का एवरेज तो क्या रहता है सर, कांस्टेंट का एवरेज तो वही रहता है, एक्स दिशा में तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एवरेज, जैसे मैंने बोला एक रूम में 10 बच्चे हैं, एक को 1 मार्क्स मिला, दूसरे को 2 मिला, किसी को 5 मिला, किसी को 7 मिला, आप एवरेज निकालो तो क्या निकालोगे, सबको जोड़कर 10 का भाग दोगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एक रूम में 10 बच्चे हैं और मैंने प्रत्येक को 6-6 रुपए दे दिए या 6-6 मार्क्स दे दिए, तो एवरेज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 6, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो चीज यूनिफॉर्म होती है, नियत होती है, उसका औसत वही आता है। तो एक्स दिशा का वेग तो सर नियत है, यूनिफॉर्म है, तो इसका एवरेज निकालने की तो जरूरत नहीं है, हमें निकालना किसका था, वाई दिशा का, और फिर दोनों को सदिश रूप से जोड़ देते, इसके आगे आई कैप और इसके आगे जे कैप लगा के, इसके आगे आई कैप और इसके आगे जे कैप लगा के। तो सर ठीक है, वाई दिशा का एवरेज अगर मैं निकालने की बात करूं तो क्या आएगा सर, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और वाई दिशा में बस यही इस क्वेश्चन का स्वाद था, यही इस क्वेश्चन का मजा था कि सर वाई दिशा में वो t बराबर 2 सेकंड पर जहां है वहीं वो क्या आ जाएगा 8 सेकंड पे, 2 और 8 सेकंड पर वो सर समान ऊंचाई पर है, 2 और 8 सेकंड पर वो समान ऊंचाई पर है, तो इसका विस्थापन 0 हो गया। तो सर वाई दिशा में तो औसत 0 आ गया, और वाई दिशा का औसत 0 आ गया तो एक्स का तो निकालने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, एक्स का तो वही आएगा कितना, जो उसका वैल्यू है किसके बराबर, वी नोट कोस थीटा आई कैप, वी नोट कोस थीटा आई कैप, बस खत्म। तो वी नोट कोस थीटा आई कैप, वी नोट कोस थीटा आई कैप, यानी बच्चों वी एवरेज इज इक्वल टू, वी नोट की जगह आ गया 50√2, कोस 45 की जगह आ गया 1/√2 और आई कैप लगा दिया आगे, 50√2 और कोस 45 की 1/√2, तो आंसर आ गया 50 मीटर पर सेकेंड आई कैप, यानी एक्स दिशा में आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करना था, इतनी शानदार बात थी। तो भाई ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो अपने को दिमाग में बिठाना क्या है, सुनिए, आपसे पूछा औसत वेग, औसत वेग का मतलब सर 2 डायमेंशन मोशन है, तो मैं x और y दोनों में औसत निकाल लूंगा, x के आगे आई कैप और y के आगे जे कैप लगा के मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो x के लिए तो सर मुझे औसत निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो नियत है और वो हर जगह क्या रहेगा, वी नोट कोस थीटा ही रहेगा, क्या रहेगा, वी नोट कोस थीटा ही रहेगा। तो निकालना किसका है, y का। और औसत वेग का सूत्र क्या होता है, एक ही चीज बताई है, औसत का सूत्र होता है कुल विस्थापन डिवाइड बाय टाइम, कुल विस्थापन डिवाइडेड बाय टाइम। तो औसत में विस्थापन निकालना है, तो आपको देखना था कि 2 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक y दिशा में कितना चला, तो ये बात तो सर चला ही नहीं, y दिशा में जहां पर 2 सेकंड पर था 8 सेकंड पर भी घूम फिर के वहीं आ गया, यानी y दिशा का निर्देशांक तो सर बदला ही नहीं। y दिशा का निर्देशांक अगर बदला ही नहीं बालको, तो y दिशा का औसत वेग हो गया आपका 0, तो ये तो हो गया मामला 0, तो सिर्फ क्या बचा, x वाला बचा, क्या बचा, x वाला बचा, तो वो vx आ गया सीधा सा v नोट कोस थीटा के बराबर। तो एवरेज आपका आ गया 50√2, √2 से √2 कट कर दिया 50। इस क्वेश्चन को करने में अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होते तो आपको ये क्वेश्चन में करने में 10 सेकंड लगते, और जिसको ये बात नहीं पता होती कि ऐसा भी कुछ होता है कि एक ही जगह पर वो एक ही टाइम, मतलब 2 अलग अलग टाइम पे वो एक ही हाइट पर होता है, तो मैं बोल दूं कम से कम 20 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, और लास्ट में आंसर आ जाए सही तरीके से इसका भी पता नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों इन ट्रिक्स पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे, फिर से बोल रहा हूं ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है भैया, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। आप फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ते हो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर हम फिजिक्स को ऐसे पढ़ते हैं, इन तरीकों से पढ़ते हैं, तो भाई बहुत आसान तरीकों से आप कर सकते हो। क्वेश्चन को देखा, देखते अच्छा 2 और 8 10 सेकंड तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब बात बिल्कुल आसान सी है, ठीक है ना। तो औसत वेग डिवाइडेड बाय वो करेंगे और आ जाएगा। चलिए बच्चे बहुत अच्छी बात है, ये आपको नोट में स्टार लगा के ये कहानी लिख लेना, बस इतनी सी बात आपसे आज के लेक्चर में करनी थी, ठीक है ना। तो ये इतनी सी बात आप लोग कर लेना। आज हमने कहां से शुरुआत की थी, ये एकदम बेसिक से इजी से क्वेश्चन से की थी, जो कल पढ़ा था हमने अधिकतम ऊंचाइयों के अनुपात से, और यहां से हम लोगों ने ये बात आज की स्टार्ट की थी और आज यहां पर जाके खत्म हुई है। कल मैं क्या पढ़ाऊंगा थोड़ा सा आपको बता देता हूं। कल मैं आपको हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्ट आज पढ़ाऊंगा। एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसने कोई चीज फेंकी, वो कैसे आके गिरेगी। एक
पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आप तिरछी ऐसे कोई चीज फेंकते हो तो नीचे कैसे आएगी? तो कल एक तो हाइट टू ग्राउंड पढ़ना है, और टाइम बच गया तो एक सीधी सी बात लास्ट में करनी है, इंक्लाइन प्लेन वाली चीज, इंक्लाइन प्लेन वाली चीज, ठीक है ना? ओके, चलिए बच्चों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू।